नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश मिश्रा आपका ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम तुगलक वंश की बात करेंगे जो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। इसमें पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में आपके दिया भी है गयासुद्दीन तुगलक। और दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1320 से 1351 तक रहे। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो 1320 से लेकर के और 1325 तक रहे। ये आपके 25 से 51 तक है मोहम्मद बिन तुगलक। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक पर बात करते हैं तो ये व्यक्ति वो हैं जिनका नाम जूना खां था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये गयासुद्दीन के पुत्र हैं और इनका पूर्व नाम जूना खां है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था जब ये छोटे थे। उलूग खां भी था, लेकिन उसकी उपाधि नहीं दी गई थी उलूग खां की। जूना खां नाम था। ये पुत्र गयासुद्दीन तुगलक के थे। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर AK निजामी, जियाउद्दीन बर्नी आदि के अनुसार इसमें कुछ ऐसे लक्षण थे जिसके कारण इसे रक्त पिपासु, परोपकारी, पागल ऐसे नामों से जाना जाता था। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो अपने समझ में तो अच्छे किए, लेकिन हुआ क्या कि वो हर कार्य असफल होता चला गया। इस कारण से इनको ऐसा कहा गया। तो पहली बात है, सर्वाधिक विद्वान था तो इन्हें कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? विद्वता यूं ही तो नहीं हो जाती, बड़े बड़े टैलेंटेड हैं। कौन कौन सी भाषा, इन्हें लैंग्वेज आती थी, और कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय पर इनको कमांड था? दो बातें। पहला, UPSC वाले, PCS वाले, SSC रेलवे वाले विषय ध्यान देंगे। भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा में इसके पास आती है दो भाषाएं, एक अरबी और दूसरी फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता था, विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञान था। जब विषय की बात आती है तो विषय में खगोल शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र जिसे हम आज के समय में रीजनिंग भी कह सकते हैं, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा आदि का अध्ययन, चिकित्सा आदि के का अच्छा ज्ञान था इसको। आदि विषयों का अच्छा ज्ञान था। आज जरूर लिख लेंगे, एक आधे और विषय हो सकता रहे। अब खगोल शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, नीति, दर्शन, चिकित्सा का जो व्यक्ति विद्वान है उसे रक्त पिपासु कहा गया, उसे पागल बादशाह कहा गया, उसे कह दिया गया कि ये जो है इसको जनता से, जनता को इससे मुक्ति मिल गई। इतिहासकारों ने कहा। इस सब के पीछे आखिर क्या सिचुएशन रही तो थोड़ा सा समझेंगे। इतनी भाषाओं का ज्ञाता, और इसके दरबार में एक छोटी सी बात जिससे जहां से हमें बृहद जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है जहां से हमें बृहद जानकारी मिली। पुस्तक का नाम है रेहला, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश की विशेष जानकारियां मिलती हैं। रेहला या रिहला कहीं कहीं मिल जाता है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक है इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। इब्न बतूता कौन था? तो ये एक मोरक्को, अफ्रीका का व्यक्ति था। मोरक्को, अफ्रीका का निवासी था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, इब्न बतूता नाम है, कुछ और समझ लें आप इसको। रेहला पुस्तक थी, पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इब्न बतूता थे। बात ध्यान रखना, इब्न बतूता नाम जैसे पहली बार ना घबरा जाए कि कोई स्पेशल चीज है। इब्न बतूता जो था, इसको इन्होंने दिल्ली का, इन्होंने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, इसका बहुत स्वागत सम्मान किया। और इब्न बतूता किस सन में भारत आया?
किस सन में इब्न बतूता भारत आया? तो आया कब? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ये कहाँ का था? मोरक्को, अफ्रीका का था। इसने काम क्या किया? इसने रहला पुस्तक लिखी। और रहला पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो तुगलक वंश या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। किस सन से किस सन की विस्तृत जानकारी मिलती है? तो 1325 से 1351 के मध्य की जानकारी मिलती है। खैर, इतने के बाद इसने एक काम और किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को साथ लेकर, कि सन 1342 ईस्वी में 1342 ईस्वी में तोगन तिमूर ये चीन के शासक थे। तोगन तिमूर के दरबार में चीन में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो तोगन तिमूर के दरबार में सन 1342 ईस्वी में तोगन तिमूर के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना करके भेजा। इतनी बात के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब सुनिएगा कि इब्न बतूता हो गया। ये सारी बात के बाद एक इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने 5 बड़े काम किए। काम तो इसने बहुत किए, क्योंकि आप देख रहे हैं 25 से 51 तक में काम करने की कोई लिमिट नहीं होगी, काम बहुत कर सकता है। और जो योग्य व्यक्ति होगा वो काम करेगा भी ज्यादा। जब काम ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है उससे कुछ काम गलत हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऊपर वाला इतना मेहरबान था कि इससे हर काम गलत ही होते थे, हालांकि ये करता ठीक था। तो इसने जो काम किए बरनी के अनुसार, जियाउद्दीन बरनी के अनुसार, बढ़िया पॉइंट है। पीसीएस के हिसाब से यूपीएससी पूछ ले सकता है कि जो भी काम का उल्लेख किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के जो असफल रहे वो किसके द्वारा किया गया? तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। 5 काम जो हैं वो कौन कौन से हैं जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार? तो पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, 5वां काम। 5 प्रमुख काम का उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने किया। क्रमशः हम देंगे। पहला काम जो है वो है राजधानी परिवर्तन। पहला काम इसने किया कि इसने राजधानी दिल्ली को बदला। दूसरा काम किया सांकेतिक मुद्रा का चलन, सांकेतिक मुद्रा चलाई। तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम इसने किया खुरासान अभियान। चौथा काम क्या किया? कराचिल अभियान। और 5वां काम इसने क्या किया? तो 5वां काम इसका है आब में कर वृद्धि कर दी। भैया एकदम ऐसे ही याद रखना, क्योंकि पीसीएस और सिविल की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि पहला काम कौन सा था और अंतिम काम जो असफल हुआ जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार वो कौन था। तो पहला काम राजधानी परिवर्तन था और अंतिम काम दोआब में कर वृद्धि था। इसने जो 5 काम किए जो असफल रहे बर्नी जी के अनुसार, तो इसमें बातें समझनी है हमें कि ऐसा क्यों किया। यूपीएससी एस्पिरेंट समझेंगे मेरी बात को, पीसीएस वाले भी समझेंगे, एसएससी रेलवे वाले तो समझेंगे ही समझेंगे, सबको समझना है।
होनी बात यह है कि राजधानी परिवर्तन यूं ही नहीं करेगा, सांकेतिक मुद्रा यूं ही नहीं चलाई जाएगी, खुरासान अभियान यूं ही नहीं होगा, कराची अभियान यूं ही नहीं होगा और दोआब में कर वृद्धि यूं ही नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर शासक योग्य नहीं होगा, है ना, फिर तो ये बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये पांच के पांचों काम जो किए गए ये उसकी योग्यता के परिचायक है, ये पांचों काम। वो राइटर की बात है, किसी ने इसको कह दिया कि मतलब ये 5 काम के 5 गलत कर दिए। बात ये समझनी है कि 5 काम जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, पहला काम। दूसरी बात कि ये 5 के पांचों काम इसकी बौद्धिकता का प्रमाणन है कि ये बुद्धिमान था, वास्तविकता की बात है। लेकिन होता क्या है कि बुद्धिजीवी व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, सामने वाले की भावनाओं तथा परिस्थितियों का ख्याल थोड़ा कम करता है। उसने अपने दिमाग का संचालन किया, जैसा उसे लगा उसने उसको क्रियान्वित कर दिया। सामने वाले की नहीं सोची कि उसकी भावनाएं, उसके विचार क्या होते हैं। खैर, इसने किया पहला काम, इसने राजधानी परिवर्तन किया। व्हाट इज द चेंज ऑफ द कैपिटल इन टू द तुगल डेस्टिनी। क्यों इसने ऐसा किया, क्यों इसने तुगल वंश में ये जो प्रतापी शासक था, प्रमुख शासक था, फिर भी राजधानी बदल दी, क्यों बदल दी? तो बस समझने वाली बात यही है, यदि हम छोटा सा यहाँ मैप बना ले, बड़ा तो नहीं बन पाएगा, ऐसा बना लेते कम अच्छा बना पाएंगे। ये कुछ ऐसा हमारा भारत उस समय होता था। ये सॉरी, ये इधर पाकिस्तान वाला हिस्सा भी हमारा ही था। अगर देखें बानी के अनुसार तो कश्मीर और बलूचिस्तान ये 2 भाग भारत में नहीं थे, 2 भाग स्वतंत्र थे। बाकी रेहला के हिसाब से भारत में उस समय 23 प्रांत थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो लिखते चलिएगा हमारे साथ साथ कि रेहला के अनुसार उस समय 23 प्रांतों में भारत विभाजित था, 23 प्रांत थे। राजधानी दिल्ली सल्तनत जैसे हमारी है, तो दिल्ली सल्तनत में राजधानी हमारी दिल्ली थी, जो कि यहाँ कहीं है दिल्ली, यहाँ हमारी दिल्ली है। यदि हम कायदे से इसको डिवाइड करें भौगोलिक आधार पर, तो हम देखते हैं कि दिल्ली हमारे रेलवे में नॉर्थ जोन बनता है, उत्तरी भाग में स्थित है दिल्ली, मध्य भाग में स्थित नहीं है, पहला पॉइंट। और अभी आपने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक खगोल शास्त्र का मतलब भूगोल का अच्छा जानकार व्यक्ति था। यदि खगोल शास्त्र का अच्छा जानकार था, जिसे मध्य उत्तर दक्षिण का भी ज्ञान था, तो यहाँ पर कुछ आ जाए नीचे तरफ, बिल्कुल बीचों बीच में, तो यहाँ हमारी दिल्ली थी। यदि यहाँ आ जाए तो यहाँ पर हमारा देवगिरी है। अच्छा, देवगिरी दक्षिण भारत का प्रमुख स्थान था। यहाँ पर रामचंद्र जो कि देवगिरी के शासक हुआ करते थे, वो भी थे। और इस स्थान को राजधानी इसने क्यों बनाया, इसको आसान है नहीं। सन 1327 ईस्वी में, 1327 ईस्वी में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 1327 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ। किसने किया 1327 में आक्रमण? तो तरमासरीन ने। किसने किया? तरमासरीन ने किया। जितने भी अटैक होते हैं वो हमारे उत्तर और पश्चिम प्रांत से होते हैं, उत्तर और पश्चिम की दिशा से। जब ये आक्रमण होगा तो यहां पर नजदीक में दिल्ली पड़ेगी पहली बार। इसे तरमासरीन को कुछ पैसे दे करके तरमासरीन को वापस कर दिया, और मित्रता बनी रही इसलिए तरमासरीन के कुछ लोगों को ले लिया और लेकर के दिल्ली में नौका बना लिया कि हमारी मित्रता बनी रहे। क्योंकि जब शत्रु हमसे ज्यादा बलशाली हो तो उससे लड़ना उचित नहीं होता। यही काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ये चतुराई है, बुद्धिमत्ता भी है। इसने नहीं लड़ा, और लड़ करके लेकिन एक बात इसको टच कर गई कि अगर राजधानी नहीं हटाई तो दूसरी बार नुकसान उठा सकते हैं। इसने क्या किया कि राजधानी उत्तर से उठा करके और देवगिरी हस्तांतरित किया। ये बात ऐसा क्यों किया? यूपीएससी वाले समझेंगे कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तित की। पहला पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, पहला यदि बात हो तो
क्यों स्थानांतरित की? मैं पहले पॉइंट पर ही अभी चल रहा हूं, मैं राजधानी परिवर्तन पर ही भी जिक्र कर रहा हूं। पहला पॉइंट है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तित की। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए पहला बिंदु। अगर बिंदु नंबर 2 देखें तो बिंदु नंबर 2 ये है कि इसकी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि ये मध्य भाग में स्थित था। कौन? देवगिरी। देवगिरी को राजधानी बनाएगा, दिल्ली को नहीं, मध्य भाग में स्थित था। तीसरा एक बिंदु और हो जाता है कि देवगिरी को कहते थे कुबतुल इस्लाम, कुबतुल इस्लाम कहते थे। अर्थात कुबतुल इस्लाम क्यों बनाया? धर्म के कारण। यहां से ये चीज का भी परिचय दिया कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, इसकी मान्यता है, देवगिरी को कुबतुल इस्लाम कहते हैं, इसलिए इसने देवगिरी को धर्म के कारण राजधानी बनाया और देवगिरी का नाम बदल करके क्या किया? दौलताबाद कर दिया। ये परिवर्तित नाम है इसका, परिवर्तित नाम। बात समझेंगे? राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये धार्मिक कारण से भी महत्वपूर्ण था, भौगोलिक कारण से भी महत्वपूर्ण था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए भी जरूरी था। यदि आक्रमण 1327 में हुआ, इसका मतलब है बरनी के अनुसार उल्लिखित राजधानी परिवर्तन भी 1327 ईस्वी में हुआ। क्लियर? तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। सांकेतिक मुद्रा को हम देखेंगे। अब सांकेतिक मुद्रा का चलन की बात करेंगे हम, जो जियाउद्दीन बरनी के अनुसार इसका दूसरा काम है, नंबर 2। पहला काम राजधानी परिवर्तन था और दूसरा काम जो है वो सांकेतिक मुद्रा का चलन पर हम बात करेंगे। यहाँ लोग ये समझते हैं, कई बुक्स में हमने पढ़ा कि इसने बना दी, चांदी की जगह कांसा चला दिया। यूं ही नहीं चला दिया, इसके पीछे भी कोई ना कोई टेक्निकल रीजन होगा क्यों चला दिया। ये बात आप समझेंगे, क्योंकि आपको मेंस देना है, आपको प्री में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको ये बात जाननी है। क्योंकि क्वेश्चन भाई साहब जो हम पढ़ के जाते हैं, परीक्षा वह नहीं देती। आपने अगर पेपर देखे होंगे, पेपर वहां से आता है कि जितना हम पढ़ चुके होते हैं उसके बाद पेपर आता है। तो यदि आप हमारे साथ बराबर जुड़े हैं तो मैं वादा देता हूं कि इतिहास में मध्यकालीन से आधुनिक से या जितने भी जीएस पॉइंट मैं दूंगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि राज्य तथा केंद्र की परीक्षाओं को मैं देख करके ही देता हूं, जितना मुझसे हो सकता है। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रयास मैं बढ़िया अच्छा से अच्छा देने का करता हूं। यदि आप हमसे जुड़े हैं अभी और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर जुड़े रहें हमारे साथ, लाभान्वित होंगे। सांकेतिक मुद्रा के जब चलन की बात आई कि ऐसा क्यों हुआ, चांदी के स्थान पर, चांदी के टंके के स्थान पर कांसा चला दिया गया, कांसे का सिक्का चलाया गया, कांसे का सिक्का चलाया गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं इसने किया कि जो चांदी के टंके के स्थान पर कांसे का सिक्का चलाया या कांसे का टंका चलाया, उसके मूल्य में कोई परिवर्तन रहा हो। जितना का चांदी था उतने का ही कांसे का भी सिक्का आ गया, पहली बार। लेकिन था कैसा? सांकेतिक। सांकेतिक क्यों इसने चलाया? चांदी, पहला यहाँ जो पॉइंट है, जो आधुनिक इतिहासकार और तथा प्राचीन इतिहासकारों में भी कुछ लोग ये मानते थे कि चांदी के मूल्य में वृद्धि हो गई, उस समय वृद्धि ज्यादा हो गई। तो इसने दिमाग लगाया कि खजाने से क्यों अनावश्यक हम, चूंकि उस समय वस्तु विनिमय होता था कि यदि आप किसी दूसरे शासक से चांदी ले रहे हैं तो वो शासक आपसे कुछ और ले रहा है, सैनिक ले रहा है, घोड़े ले रहा है, ये बातें होती थी। इसलिए जब चांदी का मूल्य अधिक बढ़ गया और कांसा पर्याप्त था, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता भारत में रही और भारत में बलूचिस्तान और कश्मीर छोड़ के बाकी पूरा भारत मोहम्मद बिन तुगलक की ही मतलब है पकड़ में था। तो इस वजह से इसने ये चीज समझा कि मैं कांसे का सिक्का चलाऊं। पहली बात, जब प्रश्न ये बनता है, यूपीएससी वाले बहुत ध्यान देंगे,
जब प्रश्न ये बनता है पीसीएसबी कि जब ये बनेगा कि किसको देखकर कौन इसकी पूर्ववर्ती था जिसने ऐसे सिक्के या नोट चलाए कि इसके मन में आया कि मैं कांसे का सिक्का चलाऊं, वो भी सांकेतिक का मतलब है कांसा है और कांसे के ऊपर किसी भी तरीके का निशान बना दो। एक निशान बना दो तो 1 रुपए का सिक्का होगा, 2 निशान बना दो तो 2 रुपया, टंका, पैसा जो चलता था उस समय वो हो गया। तो इसने किसको देखा, तो यहां बात आती इसके पूर्ववर्ती शासक जिन्होंने ऐसे सिक्के चलाए वो कौन थे। तो 2 बंदे थे, एक तो थे कुबलय खां। कहां के थे, चीन के थे कुबलय खां ने कौन सा सिक्का चलाया था या क्या चलाया था, तो इन्होंने कागज की रुपए चलाए थे, कागज की मुद्रा चलाई थी कुबलय खां ने। और दूसरे थे फारस के गयताखू खां, ये फारस के थे, इन्होंने चलाया था सांकेतिक। इन दोनों को देख के इसने भी सांकेतिक चला लिया कि जब वहां सफल रहा तो यहां भी सफल होगा, जबकि आपको पता है नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। और इनकी मैगी बन गई इसी में, तो चला लो, तो चलाया इन्होंने। अब देखो सुनने वाली बात यह है कि इन्होंने चलाया, जो सांकेतिक सिक्के चलाए उसमें हुआ क्या कि लोगों ने अपने घर में सिक्के बनाने शुरू कर दिए। भाई सांकेतिक है, कांसा ले आए, कांसे के ऊपर 1 पैसा है, उन्होंने ऐसा निशान मान लिया, 1 हो गया, 2 मार लिया निशान, 2 का हो गया। तो लोगों ने अपने घर में सिक्के निर्माण करना शुरू कर दिया। तो यह योजना भी बेचारे शासक की, ये भी योजना विफल हो गई। इधर लोगों ने अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से 2 बड़े प्रश्न बनते हैं, चांदी का सिक्का क्यों चलाया, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई। किसको देख कर चलाया, तो कुबलय खां और गयताखू को देख के चलाया। चांदी के टंके के स्थान पर चांदी और पीतल भी लिख लेना, पीतल के भी कुछ टंके चलते थे, तो पीतल के टंके और चांदी के टंके के स्थान पर इसने कांसे का टंका चलाया, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो दूसरा चलेगा वो चलेगा खुरासान अभियान। खुरासान अभियान जो तीसरा अभियान है बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का। तीसरा अभियान खुरासान अभियान था। जैसा पहले आप सुन चुके कि राजधानी परिवर्तन करने के पीछे मंगोल आक्रमणकारी तरवासरीन था, तो जो खुरासान अभियान करना था उसमें तरवासरीन के सहयोग से ही वहां पर लूट करनी थी, क्योंकि वहां अटैक नहीं हुए थे। तो वहां अटैक किया जाएगा, बहुत धन लूट लिया जाएगा, बहुत स्वर्णाभूषण हो जाएंगे, हम धनवान हो जाएंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक का प्लान था, क्योंकि इनकी मित्रता हो गई थी किससे, तरवासरीन से 1327 ईस्वी में। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि चलो चलते हैं और लूट के हम बड़े आदमी हो जाएंगे। तो बात आई कि जो खुरासान अभियान था किस किस के मध्य था, या मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से कौन कौन था। तो देखो जब खुरासान अभियान की बात आती तो एक तरफ थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, तरवासरीन मंगोल के शासक, पहला बंदा मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा बंदा तरवासरीन, और तीसरे थे वहां के फारस के सुल्तान, ये 3 लोग एक तरफ, और वर्सेज मींस दूसरी तरफ कौन, तो दूसरी तरफ खुरासान का अकेला बंदा अबू सैयद। ठीक, लड़ना था। अभी लड़ाई हुई नहीं, अभी ये समझना कि लड़ाई हो गई, होनी थी ये लड़ाई होनी थी। वर्सेस का मतलब बनाम। अब बात समझने वाली ये कि इसको भाग्य कहेंगे। जब इनका प्लान पूरा बन के तैयार हो गया, इसमें लीड रोल जो था वो किसका था, मेन रोल मतलब किसका था, वो तरवासरीन का था। मेन किरदार में तरवासरीन थे। हुआ क्या
कि वहां पर मंगोल शासक तरमासरीन का तख्ता पलट हो गया और ये अभियान होने से बच गया, मतलब हुआ ही नहीं। अब ये इनका तख्ता पलट हो गया, जब मेन बंदा ही हट गया तो बाकी ये दोनों लोग क्या करेंगे? इनको तो अपने अपने घरों से जाना था वहां लड़ने के लिए, लड़ना तो तरमासरीन को था, इनको तो जो परसेंटेज मिल जाता उसको मिल जाता मोहम्मद बिन तुगलक को। लालच एक बुरी बला है। अब देखो लालच किया क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने? खुरासान अभियान के लिए इन्होंने सैनिकों की अतिरिक्त भर्ती की। पहला काम, यदि अतिरिक्त भर्ती होगी, अतिरिक्त जो भर्ती की जाएगी वो राशन पर इफेक्ट डालेगी, धन पर इफेक्ट डालेगी। और इन्होंने अपने हाथों काम एक और किया कि 1 वर्ष का नगद वेतन दे दिया। नगद वेतन एडवांस में दे दिया पहले 1 वर्ष का। कैसा क्यों किया ये भी बात समझना कि नगद वेतन 1 वर्ष पहले क्यों दे दिया गया? क्यों? जब युद्ध होगा, युद्ध के बाद मैं ज्यादा धन पाऊंगा तो सैनिक हमसे गुहार करेंगे, सेनापति हमसे कहेगा कि हमें कुछ थोड़ा ज्यादा ज्यादा दे दो। इस वजह से इसने क्या किया कि 1 वर्ष का नगद वेतन पहले दे रहे। ये भी इसकी तार्किकता है, नीतिगत कार्य इसने किया, कोई गलत नहीं किया कि पहले ही 1 साल का दे दो तो कोई दिक्कत ना बचे। अब सैनिकों का अतिरिक्त भर्ती कर ली, 1 वर्ष का नगद वेतन दे दिया और ये अभियान हुआ ही नहीं जब खुरासान, तो अब ये क्या करेगा? अब इन सैनिकों को बैठा फिल्म खिलाना पड़ेगा। हुआ ना नुकसान। खैर इतना बड़ा जब नुकसान इसको हुआ तो इसने कराची लूटने का प्लान बनाया। अब ये कराची लूटेंगे और बेचारे कराची भी नहीं लूट पाएंगे, बड़ी समस्या। मतलब इसके खिलाफ समझ लो, इसके खिलाफ कोई और नहीं है, इसके खिलाफ कायनात थी। मींस सीधे जो है इसके खिलाफ ऊपर वाला परवरदिगार ही था। अब सुनो, आखिरी जो चौथा अभियान वो कौन सा है? कराची अभियान। कराची अभियान की बात है। कराची अभियान क्यों था? कराची अभियान इसकी टीस थी जो खुरासान अभियान में हारा था। इसने सोचा जो वहां का नुकसान है उसकी भरपाई हम कराची से करेंगे। और कराची जो स्थान पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ये तिब्बत के पास पड़ता है कराची। चीन भारत के बॉर्डर पर तिब्बत है, वहां पड़ता है उत्तर की तरफ। तिब्बत में इसने कराची में अभियान किया। क्यों किया? क्योंकि इसके पास अतिरिक्त सैनिक था, 1 साल का वेतन ले रखा था सैनिक ने। इसने वहां पर जब अटैक किया तो वहां बर्फीला तूफान आ गया। बर्फीला तूफान या इसको कहते हैं तिब्बती तूफान आ गया, जिससे इसके सैनिक मारे गए। लगभग सैनिक मर गए। जो बचे शेष को कौन सी बीमारी हो गई? प्लेग से ग्रसित हो गई। अच्छा, उसमें समस्या क्या है कि दिल्ली सल्तनत का सैनिक, मतलब गर्म क्षेत्र है दिल्ली, तिब्बत चला गया, ठंडा क्षेत्र था। एक तो ऐसे ही हाथ पैर काम नहीं करेंगे, ठंडा है, माइनस में है, और दूसरा उससे लड़ने कह रहे हो, और तीसरा वहां आ गया बर्फीला तूफान। अगर बाहुबली देखी होगी इसमें वैसे भगता है दोनों लोग, ऐसा तूफान आ गया बर्फ के साथ साथ, तो बेचारे मरेंगे तो है ही, है ना। अच्छा, और जब बचे जो उनको हो गया प्लेग। और तो और छोड़ो, स्वयं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की भी जो है हालत वो नासाज हो गई। अब सुनो, ये कराची अभियान भी इसका असफल रहा और इसे उल्टे जो सैनिक मर गए थे उनके परिवार वालों को कुछ देना पड़ा। अब आखिरी जो इसका अभियान बेचारे का चला वो कौन सा था? 5वां अभियान बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का। वो दोआब में कर वृद्धि था। मैं बेचारा कहूँ और बेचारा न समझना, इतना भी बेचारा न था, लेकिन कुछ इसके खिलाफ, मैंने कहा ना कि ऊपर वाला था कि इसकी हर योजना असफल हो रही थी। आखिरी अभियान है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि समझिए। प्रश्न अगर जो बने यूपीएससी वाले तो ध्यान देंगे कि दोआब में कर वृद्धि, क्योंकि पहले दो आब समझो। दो मतलब तो दो, आब मतलब होता है नदियों से सिंचित क्षेत्र।
जहां दो नदियां जिस भाग को सींचेंगी वहां उपज ज्यादा होगी। जैसे आप जानते हैं कि कहीं की एग्रीकल्चर का प्रश्न है, इन्वायरमेंट का भी प्रश्न बनता है, ज्योग्राफी का भी प्रश्न है कि कहीं की कृषि या जल या उपज किस पर निर्भर करती है, तो वर्षा या जल पर निर्भर करती है। दो अब वो क्षेत्र होता है जहां उपज अच्छी हो और दो नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र हो। इसका मतलब वहां की मृदा भी जलोढ़ होगी तो उपज भी अच्छी होगी। तो दो अब में कर वृद्धि इसने कर दी कि जो टैक्स 1/10 से 1/20 था, मतलब 10 हिस्से में एक हिस्सा या 20 हिस्से में एक हिस्सा था, उसको इसने कि मध्य था, इतने से इतने के मध्य कर होता था, उसको इसने बढ़ा करके 50% कर दिया, मीन्स आधा। 50% कहीं 1/2 कर दिया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना कर दिया। कर किया तो ठीक किया, और उल्टे हो क्या गया कि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, अकाल का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ गया, ड्रॉट, जिससे भारी मात्रा में लोग मर गए और उल्टे इसे खाद्यान्न देना पड़ा। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये लेने चले थे कर कि ले कर और देना पड़ा भर, है ना। अब सुनो, खाद्यान्न देना पड़ा, खाद्यान्न के साथ साथ दूसरा है तकावी देनी पड़ी। तकावी का मतलब होता है कृषि ऋण, तकावी देनी पड़ी, कृषि ऋण, है ना। और तीसरा कि जो जनहानि हुई वो अलग से, काफी लोग मर भी गए अकाल पड़ने के कारण। तो ये इसके साथ ये बेचारे की ये अतिरिक्त इसको करना पड़ा, और दिमाग लगाया था कि मैं टैक्स ले लूंगा तो जो मेरा खुरासान और कराची का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दुआ कर वृद्धि से। अच्छा, नुकसान सांकेतिक मुद्रा में था और नुकसान राजधानी परिवर्तन में भी था, क्योंकि जब राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी बनाई तो वहां पर राजभवन और सब कुछ बना दिया, और हुआ क्या था कि सैनिकों ने वहां जाने से देवगिरी मना कर दिया था। तो मतलब इसका हर प्रकार से सांकेतिक मुद्रा पहले कांसे चलाई, फिर चांदी चलाई, तो खींचनी पड़ी मार्केट से, कांसा खींचा फिर चांदी चलाई, नुकसान। खुरासान अभियान में तरमासरीन के चक्कर में व्यवहार हमारा बना रहे, इस चक्कर में मर गया वहां जाके, या मतलब वहां गया नहीं, मूड बनाया था वहां भी नहीं जा पाया, सैनिक को 1 साल का वेतन दे दिया, उधर मरना पड़ा। कराची अभियान तिब्बत गया, वहां सैनिक मारे गए, उल्टे अपने को भी दिक्कत हो गई, तबीयत खराब हो गई, और दुआ कर वृद्धि कर दी, उसे भी इसको नुकसान ही उठाना पड़ा। इसके जो विद्रोह हैं और जो इतिहासकार द्वारा कहे गए कथन है वो हम सेकंड वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जो आपका दूसरा वीडियो रहेगा।